हरज्ञान सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय काव्यशास्त्र। उपविषय जॉन ड्राइडन का काव्य सिद्धांत। कक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष। पाश्चात्य आलोचक जॉन ड्राइडन का पाश्चात्य आलोचना जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। वे एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, व्यंग्यकार तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनकी तर्कशीलता, उत्साह व आलोचना सिद्धांत उनकी रचनाओं की भूमिका में देखने को मिलते हैं। उन्होंने प्राचीन ग्रीक व रोम साहित्य का गहन अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने प्राचीन के प्रति निष्ठा रखते हुए भी नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वे परंपरा को स्वीकारते थे लेकिन युगबोध से बेखबर नहीं थे। जॉन ड्राइडन पाश्चात्य साहित्यकारों में एक ऐसा प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है जिसको अंग्रेजी साहित्य की आधुनिक आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। इससे पहले केवल शास्त्रीय आलोचना होती थी जिनमें प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस व होमर आदि का नाम आदर के साथ लिया जाता था। ड्राइडन का जन्म सन 1631 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1700 ईस्वी में हुई। उनका रचना काल 1660 से लेकर 1700 तक माना जाता है। इस युग को पुनः स्थापना युग भी कहा जाता है। तत्कालीन युग में राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई जो लगभग 11 साल तक चली। बाद में फिर पुनः राजतंत्र की स्थापना हो गई। इस ऐतिहासिक घटना के साथ साथ मनोजगत का आंतरिक पक्ष शुद्धतावादी रहा। जॉन ड्राइडन कविता और नैतिकता के बीच एक प्रगाढ़ संबंध स्वीकारते थे। उनके काव्य सिद्धांत पर विचार करने से पहले उनकी कुछ रचनाओं पर दृष्टि डालना अति आवश्यक है। रचनाएं। नाटक। उनके नाटक, वैसे तो उन्होंने दर्जनों नाटक लिखे हैं, फिर भी उनके प्रमुख नाटकों में वाइल्ड गैलेट 1663 ईस्वी, द राइवल लेडीज 1664 मतलब अगले साल हुआ इसका, और इसके बाद द इंडियन एम्परर 1665 ईस्वी आदि इन्होंने नाटक लिखे। अगर काव्यात्मक रचनाओं की बात की जाए तो इनके काव्यों में प्रसिद्ध रूप से अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स 1649 ईस्वी में और टू माई लॉर्ड चांसलर आदि जो काव्य रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। अगर समीक्षात्मक रचनाओं की बात की जाए तो ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी व लाइफ ऑफ लुशियन इनकी समीक्षात्मक रचनाएं हैं। अगर इनके काव्य सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो इनको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, काव्य प्रयोजन या काव्य संबंधी उद्देश्य। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ड्राइडन से पूर्व काव्य के 3 प्रयोजन स्वीकार किए गए थे जिनमें शिक्षा, आनंद और आत्मोल्लास। इसके आत्मोल्लास पाश्चात्य विद्वान सिडनी ने डिलाइटफुल टीचिंग अर्थात रमणीय शिक्षण या ये कहे कि सौंदर्यवादिता को काव्य का प्रयोजन माना, लेकिन ड्राइडन ने आनंद को प्रमुख प्रयोजन स्वीकार किया। वे कहते हैं
कि मैं जिस युग में रहता हूँ उसे आनंदित करना मेरा मुख्य प्रयोजन है। अगर भारतीय काव्य शास्त्र में बात की जाए तो काव्य प्रयोजन की बात पर आचार्य मम्मट ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया था। मम्मट के अनुसार यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोक समन्वय की भावना और कांता सम्मत उपदेश आदि को प्रमुखता दी थी। ऐसा मानना है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र दृष्टिकोण में कांता सम्मत प्रयोजन है वही ड्राइडन का आनंद प्रयोजन है। अतः काव्य प्रयोजन पर ड्राइडन कहते हैं कि आनंद काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। शिक्षा को दूसरा स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कविता आनंदप्रद होगी तो वो अवश्य ही शिक्षाप्रद होगी। नंबर 2 की बात करें, काव्य विषय वस्तु संबंधी विचार। विषय वस्तु संबंधी विचार के बारे में ड्राइडन जो कहता है कि तत्कालीन युग में जॉन ड्राइडन ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने प्रचलित काव्य सिद्धांतों में विषय वस्तु की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका मत है कि विषय के कारण ही कविता पाठकों को प्रभावित करती है। निम्न स्तर के विषय को लेकर की गई कविता अर्थात काव्य संरचना उच्च कोटि के समाज का निर्माण नहीं कर सकती। विषय संबंधी विचारधारा को स्वीकारते हुए ड्राइडन युगबोध और जातीय विशेषता पर बल देते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि काव्य का विषय युगबोध से संबंधित हो, परंतु उन्हीं विषयों को काव्य में रखें जो उस युग के महत्व को स्वीकारता हो। ड्राइडन के अनुसार काव्य विषय से संबंधित स्पष्टीकरण देते हुए निम्नलिखित 5 काव्य विषयों का चुनाव किया है। नंबर 1, काव्य का संबंध मानव प्रकृति से है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। नंबर 2, काव्य मानव प्रकृति का मानस चित्र है। नंबर 3, यह मानस चित्र यथार्थ होना चाहिए। नंबर 4, यह चित्र प्राणवान होना चाहिए। और नंबर 5, काव्य के विषय में प्रयोजन आनंद देना और शिक्षा देना होना चाहिए। तो ये विषय वस्तु संबंधी विचारधारा थी। आगे बात करते हैं अनुकरण और कल्पना की। जैसा कि विदित है, ये विदित लिखा गया है, विदित है, ज्ञान है, बोध है। जैसा कि बोध है, पता है, प्लेटो एवं अरस्तु ने अपने अपने विवेक अनुसार अनुकरण को परिभाषित किया है। इसी क्रम में ड्राइडन भी काव्य को वस्तुओं का अनुकरण मानता है, लेकिन वह कविता में वस्तुओं के आदर्श रूप के अनुकरण को ही मान्यता देते हैं। इस विषय पर ड्राइडन कहते हैं कि वो कवि या कलाकार को केवल अनुकर्ता नहीं मानना, वह उसे श्रेष्ठता नियामक मानता है, जिसका उद्देश्य वास्तविक वस्तु से अधिक सौंदर्यपूर्ण रचना का निर्माण करना है। अनुकरण पर स्पष्टीकरण देते हुए ड्राइडन कवि की तुलना बंदूक बनाने वाले कलाकार से करता है। जिस प्रकार बंदूक बनाने में सहायक सामग्री का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन बंदूक बनाने वाला कलाकार जब अपनी कला के कौशल से इनको जोड़ता है तो वह सामग्री एक विनाशक बंदूक का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार कवि की तत्कालीन युग में परिस्थितियां और प्रासंगिकता के परिवेश को सुनिश्चित ढंग से आदर्श रूप प्रदान करता है, जो जनमानस के लिए आनंददायक व शिक्षाप्रद होता है। नंबर 4, नाट्य कला संबंधी विचारधारा। ड्राइडन अपने युग के सफल एवं उच्च कोटि के नाटककार रहे हैं। वे नाटक को जीवन का जीवंत चित्र मानते हैं। उनका कहना था कि नाटक में जीवन का वर्णन सजीव और प्राणवान होना चाहिए। ड्राइडन कहते हैं कि नाटक की मूल कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाओं का समावेश भी होना चाहिए। नाटक का नायक महान चरित्र वाला, आदर्श स्थापित करने वाला हो। इसके अतिरिक्त एक नाटक का विषय, पात्र, संवाद, भाषा शैली सभी उत्कृष्ट होने चाहिए। ड्राइडन ने नाटकों के लिए पद्य शैली को श्रेष्ठ रूप माना है, जिसमें वे एतुकांत की अपेक्षा
तुकांत पद शैली को गरिमामयी मानते हैं। नाटक में प्रयुक्त संवाद अलंकार युक्त छंदोबद्ध शैली में होने चाहिए। नंबर 5, संकलन त्रय संबंधी विचारधारा। ड्राइडन नाटक में संकलन त्रय के पक्षधर थे। उनके अनुसार संकलन त्रय का अर्थ स्थान, समय और कार्य की अन्विति से है। स्थान से हमारा अभिप्राय रंगमंच से है, जिसमें वाद्य यंत्र कक्ष, श्रृंगार कक्ष, नेपथ्य, दर्शक दीर्घा की उचित व्यवस्था हो। अभिनय और नाट्य कला का संबंध उस अवधि से सर्वाधिक अनुपात में होना चाहिए जिसमें कि वह प्रस्तुत किया जाना है। नाटक में सभी अंकों की कथा लगभग बराबर होनी चाहिए। नाटक रंगमंचीय विधा है, अतः रंगमंच नाट्य कला से परिपूर्ण होना चाहिए। जहाँ तक कार्य की अन्विति हो, नाटक अपने उद्देश्य से भटके ना। नाटक की मूल कथा के साथ साथ उपकथाओं का वर्णन भी अति आवश्यक है ताकि कार्य की अन्विति में बाधा उत्पन्न हो। अतः हम कह सकते हैं कि ड्राइडन ने अपने नाटकों में संकलन त्रय का समर्थन किया है, न कि तत्कालीन अंधानुकरण। नंबर 6, हास्य रचना और प्रहसन संबंधी विचारधारा। ड्राइडन ने अपने साहित्य में हास्य रचना और प्रहसन के बीच के भेद को स्वीकार किया है। उनके विचार से हास्य रचना में निम्न वर्ग के पात्र होते हैं जो युग बोध को प्रदर्शित करते हैं। हास्य रचना एक विशेष उद्देश्य को प्रस्तुत करती है, जबकि प्रहसन वास्तविकता और स्वाभाविकता से दूर उद्देश्यहीन होता है। ड्राइडन का कहना है कि हास्य रचना में निम्न वर्गीय पात्रों के जीवन का स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण होता है। इसके विपरीत प्रहसन में इस यथार्थता और स्वाभाविकता का अभाव होता है। हास्य रचना मनुष्य की दुर्बलताओं की ओर संकेत करता है, जबकि प्रहसन ऐसा नहीं करता। हास्य रचना के पीछे एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होता है, परंतु प्रहसन निरुद्देश्य भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हास्य रचना संतोष और प्रहसन घृणा की अवधारणा करता है। नंबर 7, भाषा संबंधी विचार। ड्राइडन शुद्ध अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। वे क्लिष्ट शब्दावली व विदेशी शब्दों के प्रचलन के घोर विरोधी थे। साथ ही साहित्य में पुनरावृत्ति, अभिव्यक्ति व अतिशोक्ति की बहुलता उनको स्वीकार्य नहीं थी। अगर संक्षेप में कहा जाए तो ड्राइडन उदात्त शैली के प्रबल समर्थक थे। काव्य उत्कर्ष के लिए उन्होंने अलंकार प्रयोग पर बल दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अलंकार का प्रयोग विषय और पात्रों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। नंबर 8, मूल्यांकन या ये कहें ड्राइडन की देन। तत्कालीन युग में ड्राइडन एक महान कवि, नाटककार और समालोचक थे। उन्होंने अंग्रेजी काव्य और साहित्य के महत्व का प्रतिपादन किया। वे प्राचीन अंधानुकरण के खिलाफ थे और तत्कालीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रति जागरूक थे। ड्राइडन के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद प्राप्त करना था। नीति और उपदेश को उन्होंने गौण स्थान दिया, लेकिन उनके साहित्य की प्रमुख देन है कि युगीन परिस्थितियों एवं समस्याओं का काव्य में वर्णन होना चाहिए। उन्होंने पुरातन को छोड़कर नवीनता को स्वीकार करना ही सच्चे कलाकार का धर्म व कर्म बताया है। ड्राइडन के विषय में बात करते हुए एक विद्वान आलोचक ने कहा है कि ड्राइडन अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में एक महान विभूति के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने पहली बार साहित्यिक आलोचना को मानवीय संवेदना के पावन धरातल पर प्रतिष्ठित किया। वे पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपने आलोचना के प्रतिमान दिए। अतः ड्राइडन के विषय में संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह युग प्रवर्तक, युग सृष्टा व युग दृष्टा थे। कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी।